नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। लखनऊ में अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की मौत अपने पीछे बहुत सारे सवालों को छोड़ गई। मौत के बाद करोड़ों के कारोबार, रियल एस्टेट के निवेश, कथित धोखाधड़ी, रंगदारी और मानसिक तनाव जैसी बहुत सारी बातें अब निकलकर सामने आ रही। क्या प्रतीक यादव की मौत के पीछे यही वजह थी? क्या प्रतीक यादव पिछले लंबे समय से एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे और उनके इस मेंटल ट्रॉमा के बारे में उनके भाई अखिलेश यादव को जानकारी थी, उनको पता था? कौन वो लोग थे जो प्रतीक यादव को पॉक्सो एक्ट में फंसाने की धमकी दे रहे थे? प्रतीक के पीछे ऐसा कौन सा काला राज था जो उनकी जिंदगी को नासूर बना रहा? आज इन्हीं तमाम खबरों की डेप्थ में जाएंगे और आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। अखिलेश यादव के छोटे भाई और मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की मौत के बाद अब कई ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से प्रतीक यादव लगातार कारोबारी दबाव और विवादों से घिरे हुए। सबसे बड़ा संकेत तो खुद अखिलेश यादव दे रहे हैं। उनका वो बयान दे रहा है जो उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था। क्या ऐसा कह दिया अखिलेश ने जो इस मामले में संदेहास्पद बन गया? अखिलेश की उस बात को सुनिए, फिर आगे की कहानी बताऊंगा। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। सुना आपने, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कारोबार में नुकसान इंसान को अंदर से तोड़ देता है। यही तो सवाल है कि क्या प्रतीक यादव किसी बड़े आर्थिक और मानसिक दबाव से गुजर रहे थे? क्या करोड़ों के विवाद और कथित रंगदारी के मामलों ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था? कौन वो लोग थे जिनके नाम अब इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में है? और क्या अखिलेश यादव, प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव इन सारे मामलों को जान रहे थे या फिर किसी के पास कोई जानकारी? सारा मामला क्रमबद्ध तरीके से समझिए। प्रतीक यादव लंबे समय से रियल एस्टेट और फिटनेस इंडस्ट्री के कारोबार से जुड़े हुए। करीबी सूत्र यह बताते हैं कि उनके कई कारोबारी प्रोजेक्ट्स में बीजेपी नेता यानी कि उनकी पत्नी अपर्णा यादव के भाई चंद्रशेखर उर्फ अमन बिष्ट पार्टनर थे। यानी कि प्रतीक यादव के ज्यादातर कारोबार में उनके साले उनके साथ थे। बताया यह भी जाता है कि साल 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद अमन बिष्ट ने 17 कंपनियां रजिस्टर्ड करवाई। इनमें से 16 कंपनियों में वो डायरेक्टर थे या फिर किसी ना किसी रूप में कंपनियों में जुड़े थे। ज्यादातर कंपनियां रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी बताई जाती, जबकि इन कंपनियों के संचालन और कारोबारी गतिविधियों की जिम्मेदारी खुद मुख्य रूप से प्रतीक यादव ही संभालते थे। शुरुआत में कारोबार तेजी से चला, बढ़ा, लेकिन बाद में निवेश, जमीन और पैसों के लेन देन को लेकर के विवाद सामने आने लगे। इन सारे विवादों में साल 2025 में एक नाम सामने आया। नाम था कृष्णानंद पांडे का। प्रतीक यादव ने 13 जुलाई साल 2025 को लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में कृष्णानंद पांडे, उनकी पत्नी वंदना पांडे और पिता अशोक कुमार पांडे के खिलाफ एक एफआईआर लिखा। प्रतीक यादव ने इसमें आरोप लगाया था कि रियल एस्टेट निवेश के नाम पर उनसे करोड़ों रुपए लिए गए, लेकिन बाद में रकम वापस नहीं की। अपनी शिकायत में प्रतीक यादव ने बताया कि उनकी मुलाकात साल 2011-12 में कृष्णानंद पांडे से हुई थी। यानी कि यह वही समय था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे और प्रतीक यादव बड़ी पावर में थे। इसी पावर का लाभ लेने के लिए कृष्णानंद पांडे ने प्रतीक यादव से मेलजोल बढ़ाया था। कृष्णानंद ने खुद को एक बड़ा रियल एस्टेट कारोबारी प्रतीक यादव को बताया और लखनऊ में शहीद पथ के आसपास जमीन खरीदने, उसमें निवेश कराने का प्रतीक यादव को प्रस्ताव दिया। धीरे धीरे
दोनों के बीच कारोबारी संबंध मजबूत हुए। प्रतीक यादव एक कंपनी में प्रमोटर के तौर पर शामिल हुए, जबकि डायरेक्टर के तौर पर कृष्णानंद पांडे और यूएस विस्ट नाम की एक दूसरी कंपनी जुड़ी थी। प्रतीक यादव के मुताबिक, यानी कि जो उन्होंने एफआईआर में लिखाया था उसके मुताबिक, शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में कृष्णानंद पांडे ने निजी जरूरतों का हवाला देकर बार बार प्रतीक यादव से पैसों की मांग की। प्रतीक यादव का कहना है कि उन्होंने भरोसे में आकर कई बार रकम दी भी, लेकिन जब अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया तभी से विवाद गहरा गए। इसी बीच साल 2020 में प्रतीक यादव कोविड की चपेट में आ गए। लंबे समय तक उनका इलाज चला। फिर साल 2022 में कुछ ही महीनों के भीतर उनकी मां का निधन हो गया। उसके बाद उनके पिता यानी कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। फिर उनके मामा की भी मौत हो गई। करीबी लोगों के मुताबिक इन घटनाओं ने प्रतीक यादव को मानसिक और भावनात्मक तौर पर काफी कमजोर कर दिया। वो टूट गए थे अंदर से। यही समय था जब प्रतीक यादव तमाम बीमारियों से भी ग्रसित होने लगे। उन्हें लंग्स के इंफेक्शन हो गए। वो न्यूरो की प्रॉब्लम से जूझने लगे। प्रतीक यादव ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया था कि जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकियां दी जाने लगी। यहां तक कि पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की बात कही गई। इसके साथ ही साथ एक कथित ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था और प्रतीक यादव को बदनाम करने की धमकियां दी गई। प्रतीक यादव ने यह भी आरोप लगाया था कि फोन और ईमेल के जरिए उनसे 4 से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांगी गई। हालांकि दूसरी तरफ कृष्णानंद पांडे की ओर से भी शिकायत दी गई थी, लेकिन जांच में कृष्णानंद पांडे की शिकायत गलत पाई गई। लंबे समय तक यह मामला जांच के दायरे में रहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2025 में लखनऊ के गोमती नगर थाने में अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट और हिमांशु राय के खिलाफ भी 14 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया। यानी कि एक तरफ प्रतीक यादव अपने साथ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करा रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके कारोबारी पार्टनर और उनके साले पर भी 14 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले उसी थाने में दर्ज हुए। शिकायतकर्ता ठाकुर सिंह का आरोप था कि साल 2019 में सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के सरसमा और बहरमऊ इलाके में जमीन दिखाकर उनसे करीब 14 करोड़ रुपए का निवेश अपर्णा यादव के भाई अमन ने करवाया था। आरोप यह भी लगाया गया कि यह जमीन तय राशि की तुलना में काफी ज्यादा रकम पर रजिस्ट्री कराई गई और जब बाकी के जमीन या फिर पैसे वापस मांगे गए तो जान से मारने की धमकियां दी। इन तमाम विवादों और आरोपों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश यादव के बयान की रही। पोस्टमार्टम हाउस जब अखिलेश यादव पहुंचे और उन्होंने जो बातें कही कि करीब 2 महीना पहले उनकी प्रतीक से मुलाकात हुई, उन्होंने प्रतीक को स्वास्थ्य का ध्यान रखने और कारोबार पर फोकस करने की सलाह दी थी। लेकिन जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थी कारोबार में नुकसान और मानसिक दबाव को लेकर अखिलेश यादव की टिप्पणी। यानी साफ है प्रतीक यादव जिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे उनकी जानकारी परिवार तक थी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या करोड़ों के विवाद, लगातार कारोबारी नुकसान, कथित रंगदारी के आरोप और मानसिक दबाव ने प्रतीक यादव को अंदर से तोड़ दिया था? क्या यही वजह थी कि अब अखिलेश यादव भी कानूनी कार्रवाई की बात कह रहे हैं? और क्या आने वाले दिनों में यह मामला सिर्फ एक कारोबारी विवाद नहीं रह जाएगा, बल्कि राजनीतिक और कानूनी लड़ाई का एक बड़ा केंद्र बन जाएगा? क्योंकि प्रतीक यादव के साथ कारोबार में उनके साले अमन लगातार पार्टनर रहे हैं। अमन पर भी 14 करोड़ के धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। प्रतीक यादव इस बात से बहुत परेशान थे कि एक तरफ वो किसी दूसरे पर उनको फंसाने का आरोप लगा रहे हैं तो कोई तीसरा उनके साले को फंसा रहा है। ये तमाम विवाद प्रतीक यादव को मानसिक तौर से बहुत कमजोर कर रहे हैं। प्रतीक यादव की मौत ने कई पुराने विवादों को फिर से जिंदा कर दिया है।
करोड़ों के कारोबार, जमीन के सौदे, कथित रंगदारी और मानसिक तनाव की यह कहानी अब सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रह गई। सवाल बहुत हैं, जवाब अधूरे हैं, लेकिन इतना साफ है कि इस मौत के पीछे उठ रहे सवाल आने वाले दिनों में राजनीति से लेकर कानून तक एक बड़ी बहस का कारण बन सकते हैं। क्या सच्चाई है इन आरोपों में, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। किस तरीके से जांच बैठती है, क्या कुछ सामने आता है, इंतजार करना होगा। खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।